हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट की थी ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू की सीरीज। उसमें हमने पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू कर लिए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम इस लेक्चर में ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चैप्टर्स के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा देंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के ये ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करें। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज वन ऑफ द रीजन फॉर डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज्ड। ये कह रहा है फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू मार्केट वैल्यू बढ़ती है उसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं। हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? टेक्नोलॉजिकली चेंज हो जा रही है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है इसलिए हम चार्ज कर रहे हैं। या हम लंबे समय से एसेट को यूज करते आ रहे हैं उसकी वजह से वियर एंड टीयर हो गया, हम इसलिए कर रहे हैं। या एसेट की जो कॉस्ट होती है उसको हमें एलोकेट करना होता है ओवर द यूजफुल लाइफ, हम इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन फिक्स्ड एसेट की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज ए कैश एक्सपेंडिचर लाइक अदर नॉर्मल एक्सपेंस। एक बताओ, जब भी आप डेप्रिसिएशन बुक में चार्ज करते हो किसी भी तरह का कैश आपकी जेब से निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। अगर मैं कहूँ 10 लाख की मशीनरी है, 10 लाख की मशीनरी पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो क्या 1 लाख रुपए आपके पास से जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है लेकिन कैश एक्सपेंडिचर नहीं होता, नॉन कैश होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है उसमें इंक्लूड होता है परचेज प्राइस या रिफंडेबल टैक्सेस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज आफ्टर डिडक्टिंग एनी डिस्काउंट और रिबेट। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? वो इसलिए कि भाई परचेज प्राइस यस इंक्लूड होती है लेकिन जो इंक्लूड होते हैं ना वो रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। कौन से टैक्सेस इंक्लूड होते हैं? नॉन रिफंडेबल। अगर रिफंडेबल टैक्सेस है तो हम उसे कॉस्ट का प्राइस नहीं बनाते, राइट? उसे हम कॉस्ट का प्राइस नहीं बनाते। मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ चैप्टर का, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट आप पढ़ लेना, किस तरीके से निकालते हैं, वहां इसको बहुत अच्छे से समझा है। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है क्योंकि रिफंडेबल टैक्सेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस बनते हैं, राइट? Cost of fixed asset should also include cost of opening a new facility such as inauguration cost। ये कह रहा है भैया जो फिक्स एसेट की कॉस्ट है उसमें इनॉग्रेशन कॉस्ट इंक्लूड करना चाहिए। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट ऐड होती हैं जो कि इंकर करना इंपॉर्टेंट थी उसको यूज करने के लिए, जिसको इंकर करना इंपॉर्टेंस था उसको यूज करने के लिए या उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने मकान बनवाया, घर बनवाया, आप मत करो उसका इनॉग्रेशन, आप पूजा पाठ नहीं करो लेकिन वो रहने लायक है, आप जाओ रह सकते हो, ठीक है? तो वो इनॉग्रेशन जो आपने घर का कराया, 1,00,000 1,50,000 किया, जो भी आपने खर्चा किया वो आपके घर के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से कोई भी फिक्स एसेट है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट का पार्ट इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं बनता क्योंकि उस एसेट को यूज करने के लिए उसका इनॉग्रेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। फिफ्थ क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन इज चार्ज विथ कांस्टेंट अमाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कांस्टेंट अमाउंट से चार्ज होता है, ठीक है, एंड चार्ज विथ कांस्टेंट परसेंटेज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कांस्टेंट परसेंटेज से चार्ज होता है। ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू, है ना? इट्स ट्रू। देखो जैसे कि अगर मैं कहूं 5 लाख की एसेट है, ठीक है, और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 इयर्स है, तो हर साल कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा। सिमिलरली अगर ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता तो मैं कहूंगी डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या करते? फर्स्ट ईयर में आप लगाते 5 लाख का 20%, कितना आ जाता? 1 लाख, ठीक है। दूसरे साल आप डेप्रिसिएशन लगाते, कहते 4 लाख की डब्ल्यूडीवी बचेगी ना, इसका 20% लगाते, कितना आता? 80,000। लेकिन आपका जो रेट है वो क्या रहता? आपका जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट है और यहाँ पे ये अमाउंट कांस्टेंट है। यस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इन केस ऑफ
इन केस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड, ठीक है, होल क्लास ऑफ असेट टू विच दैट असेट बीइंग रिवैल्यूड बिलोंग शुड बी रिवैल्यूड। ये कह रहा है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू करने जा रहे हो, ठीक है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कहना ये है कि मान लो आपके पास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है जिस क्लास का नाम है मशीनरी। अब आपके पास एक ही तो मशीनरी नहीं है ना, आपके पास बहुत सारी मशीनरी, आपके पास मशीनरी एक्स है, वाई है, जेड है। तो क्या आपको इन सारी मशीनरी को रिवैल्यू करना पड़ेगा, या आप ये कह सकते हो कि मैं खाली जेड मशीनरी को रिवैल्यू करूंगा और एक्स और वाई को रिवैल्यू नहीं करूंगा, ऐसा चलेगा? तो फिर से आप पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोलता है। इन केस एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड, अगर किसी क्लास की, ठीक है, कोई आइटम अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवैल्यू किया जा रहा है तो आपको इस पूरी क्लास को रिवैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर ये कहता कि नहीं आप सिंगल आइटम को रिवैल्यू कर सकते हो तो स्टेटमेंट क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, ठीक है। इन केस, मैं इसको हटा देती हूं, ठीक है। इन केस कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट डिक्रीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, किसी केस में क्या हुआ, आपने एसेट को रिवैल्यू किया तो उसकी जो प्राइस थी, वैल्यू थी, वो क्या हो गई, गिर गई। सच डिक्रीज शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो डिक्रीज हुआ है उसको हमेशा आप रिकॉग्नाइज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रू या फॉल्स, ठीक है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। देखो आप ऑलरेडी अब रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम का टाइम आ चुका है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, अदरवाइज वीडियो का लिंक ऊपर दे रखा है, वहां पे मैंने इसको बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया, वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। जब भी किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और अगर वो पहली बार डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, फर्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हो, रिवैल्यू कर रहे हो, है ना, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू है और वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, तब हम पीएनएल में डालते हैं, ठीक है, तब हम पीएनएल में डालते हैं। अगर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया था, ठीक है, तब वैल्यू क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। जब वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो हमने कहां डाला था, हमने डाला था रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब उसके बाद जब हमने फिर से रिवैल्यू किया तो वैल्यू क्या हो गई, जब हमने फिर से रिवैल्यू किया तो हमारी वैल्यू हो गई डिक्रीज। जब हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई फर्दर वैल्यूएशन में, यानी सेकंड टाइम जो वैल्यूएशन किया तब वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई। मान लो यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1,00,000 रुपए पड़े थे और हमारी जो फर्दर डिक्रीज हुई वो 1,20,000 से हुई, तो हम क्या करेंगे, हम पहला ये जो 1,00,000 है, 1,00,000, उसको चार्ज कहाँ करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और बाकी के 20,000 को पीएनएल में, राइट, यही करते हैं, राइट, समझ आ गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज डिक्रीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन की तो सच डिक्रीज शुड ऑलवेज, वर्ड क्या लिखा हुआ, ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करते। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो पीएनएल में करते हैं, अदरवाइज हम पहले देखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई बैलेंस पड़ा है, अगर पड़ा है तो पहले उसको यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद पीएनएल में डालेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। चलिए, आकाश परचेज मशीनरी फॉर ₹12 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years, scrap value 1 lakh, depreciation for the first year using sum of years digit method shall be 2 lakh। ये कह रहा है आकाश ने एक मशीनरी परचेज की थी जो कि 12 लाख की थी, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, 1 लाख है। अब डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर का आएगा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को यूज करने के, वो 2 लाख का आएगा। तो पहले तो इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसकी अगर करोगे तो डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होगी, 12 लाख माइनस 1 लाख फर्स्ट ईयर यानी 10, और नीचे आप क्या करोगे, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
11 लाख इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है ना, n+1 डिवाइड बाय 2, लगाओ जरा क्या है, एंड यूजफुल लाइफ है इंटू 11 डिवाइड बाय 2, ये कटेगा 5, कितना आ गया 55, ठीक है। 11 से इसको काटोगे तो ये कितने बार कटेगा 1 लाख, ये कटेगा कितना 5 बार, इसको काटोगे 2, कितना आ गया 2 लाख रुपीज आ गया, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके बता दिया, हाँ इतना ही आ रहा है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड लगाना आता होगा। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में जितनी यूजफुल लाइफ बची है वो ऊपर आती है, ठीक है, और जितनी यूजफुल लाइफ होती है उस सारे का सम हम नीचे लिखते हैं। ओके, चलिए। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर, बकवास है। डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना ही है, आपको चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्या हो, चाहे आपको लॉस हो या आपको प्रॉफिट हो, आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना ही करना है। तो ये क्या है, फॉल्स है। प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन also help in providing for accumulation of funds to facilitate replacement at the end of useful life. अच्छा स्टेटमेंट है, ये कह रहा है भैया डेप्रिसिएशन जो हम बुक्स में प्रोवाइड करते हैं वो हमें फंड को एक्यूमुलेट करने के लिए हेल्प करता है, फ्यूचर की नीड्स को मीट करने के लिए, या फ्यूचर में जब हम असेट को रिप्लेस करेंगे उसके लिए फंड को एक्यूमुलेट करने में मदद करता है। फिर से सुनना, प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फंड, कि भैया डेप्रिसिएशन हेल्प करता है एक्यूमुलेशन ऑफ फंड में, जो फैसिलिटेट करेगा रिप्लेसमेंट, क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यानी भैया जब ये एसेट खत्म हो जाएगी उसके बाद नए एसेट को खरीदने के लिए डेप्रिसिएशन हमें फंड इकट्ठा करने में मदद करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो मैं ना इसको एक छोटे से एग्जांपल से ना वैसे आई होप सो आपको ये बात पता होगी, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन ऑफ फंड में मदद करता है। देखो ये एक केस 1 है, ठीक, ये केस 1 है और ये केस 2 है, दो केस, एक केस 1 है एक केस 2 है, राइट। यहां प्रॉफिट 10 लाख का है, यहां भी प्रॉफिट 10 लाख का है, ठीक है। यहां आपने डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस किया, यहां आपने कहा डेप्रिसिएशन आप माइनस नहीं करते हो, इंपैक्ट क्या पड़ेगा मैं बता रही हूं। यहां क्या आया, यहां आपका प्रॉफिट आया 9 लाख, यहां आपका प्रॉफिट आया 10 लाख, ठीक। अब मैं सीधा कह रही हूं इस पर टैक्स लगाना है, टैक्स लग रहा है 10% से, ज्यादा दिमाग नहीं घुमाते मैं, माधुरी टैक्स लग रहा है 10% से, इसमें 90,000 का टैक्स लगेगा, ये बचेगा 8,10,000 रुपए, इस पे 10% का टैक्स लगेगा 1 लाख रुपए, ये कितना बचेगा 9 लाख रुपए, ठीक है। ये कितना बचेगा 9 लाख रुपए। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप मुझसे कहोगे मैडम प्रॉफिट तो यहां ज्यादा है, ठीक है ना, प्रॉफिट तो यहां ज्यादा है, मोर प्रॉफिट है यहां पर, मैं कहूंगी हाँ यहां प्रॉफिट ज्यादा है और यहां लेस प्रॉफिट है। लेकिन एक बात बताओ, एक बात आप मुझको बताओ, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं कैश फ्लो पूछूं, अगर मैं कैश फ्लो पूछूं तो किसमें है, यहां 90,000 का कैश फ्लो है और यहां 1 लाख का कैश फ्लो है या नहीं। ये तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो इज नॉन कैश एक्सपेंस। अगर मैं आपसे कैश फ्लो पूछूं तो इस केस में मात्र जहां पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वहां कितने का किया है कैश फ्लो, 90,000 का, और जहां पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया वहां पे आपका कैश फ्लो कितने का है, 1 लाख रुपीस का है। यानी कि जहां आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, जहां आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते वहां आपका कैश आउटफ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कैश आउटफ्लो इंक्रीज कर जाता है ना। तो आप फंड को एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। यहाँ पे अगर आप बनाओगे ना तो कैश इन हैंड कितना आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। यहाँ पे कैश इन हैंड क्या आएगा, ज्यादा आएगा, कितने से, बाय 10,000 से, और यहाँ पर कम आएगा। तो ये जो कैश हमारे हाथ में बचा वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे, इफ इक्विपमेंट अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 12,50,000, एक इक्विपमेंट अकाउंट है जिसका बैलेंस है 12,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख, रिटन डाउन वैल्यू
of the same cell be 16,50,000. तो रिटन डाउन वैल्यू 16,050 लाख रही होगी, 16,50,000 रही होगी। ट्रू और फॉल्स? आप बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। एक इक्विपमेंट अकाउंट का बैलेंस 12,50,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख है, और रिटन डाउन वैल्यू आप ये कह रहे हो 16,50,000 रही होगी। ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है। देखो भाई, अगर मैं कह रही हूं रिटन डाउन वैल्यू, मैं मान के चल रही हूँ पहले डेप्रिसिएशन 16,50,000 थी, चलो ठीक है, तो इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे ना, इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तब जाके वैल्यू बनेगी 12,50,000। लेकिन ये आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, यानी कि ये एक साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक साल का डेप्रिसिएशन नहीं है। तो इसका मतलब अगर इक्विपमेंट अकाउंट का बैलेंस 12,50,000 है, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख है, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 16,50,000 नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू को 16,50,000 करने के लिए इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 4 लाख, राइट? तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। आगे, सम ऑफ years digit method is an example of accelerated method of depreciation charging. बताइए ट्रू और फॉल्स? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एक्सीलरेटेड मेथड है, यानी इनिशियल ईयर में हम ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जैसे जैसे एसेट की लाइफ होती जाती है हम डेप्रिसिएशन कम लगाते जाते हैं। देखो अभी हमने ना ऊपर एक किया था, अगर मैं आपसे यहाँ पे आके पूछूं कि देखो यहाँ फर्स्ट ईयर का जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, तो आपका जो रेशियो बना वो क्या बना? 10/55। सेकेंड ईयर का जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या बनेगा? 9/55, राइट? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या बनेगा? 8/55। ये रेशियो बनता चला जाएगा ना। तब मुझे एक बात बताओ आप लोग बच्चों, रेशियो आपका क्या हो रहा है? घटता जा रहा है ना, यानी यहाँ पहले ज्यादा था 10/55 था, फिर 9/55 था, फिर 8/55 था, यानी ये क्या हो रहा है? ये ऐसे घटता चला जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे 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 लाइफ कम होती जा रही है, डेप्रिसिएशन भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इनिशियल ईयर में हाई था, फिर ये कम होता जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो ये एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है ना। ये एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है या नहीं? यस है। तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। चलो, ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट subject to depreciation, the accelerated method will result in less depreciation expense in early years and more depreciation in later years. अभी हाल समझा है। एक्सीलरेटेड मेथड में क्या होता है? हायर डेप्रिसिएशन लगता है इनिशियल ईयर में और लोअर डेप्रिसिएशन लगता है लेटर ईयर्स में। और ये क्या बोल रहा है? ये उल्टा बोल रहा है। ये बोल रहा है लेस डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर्स एंड मोर डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर्स। तो क्या है? फॉल्स। While depreciating land cost, straight line method shall give more depreciation than written down value method. पहले तो मुझको ये बताओ, लैंड को डेप्रिसिएट कौन करता है? लैंड एक डेप्रिशिएबल एसेट है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। Provision for depreciation account is debited at the time of recording the depreciation of an asset. Provision for depreciation account को आप डेबिट करते हो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रू और फॉल्स? पहली चीज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनाते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है जब आप फॉलो करते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड जब ये फॉलो करते हो तब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जब आप एंट्री डालते हो तो आप क्या डालते हो? तब आपकी जो एंट्री होती है ना, मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। वहां पे आपकी जो एंट्री जाती है वो इससे जाती है, आप वहां पे लिखते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू accumulated
देखो, जब आप असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे provision for depreciation account is debited at the time of recording the depreciation on an asset. ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। क्या करते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप क्या करते हो? आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं सही लिख रही थी, उसमें आप करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये एंट्री डालते हो। तो ये जो आपका अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो क्या होता है? वो डेबिट नहीं होता है, वो क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। आगे, इफ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड with relation to running repairs of an asset, we need not to charge any depreciation। भैया किसी असेट की एडिक्वेट मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है। देखो, आप जो भी असेट रखते हो उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आप करते ही करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई असेट खरीद ली उस पर कोई मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये नहीं कह सकते कि मैं असेट को एडिक्वेटली मेंटेन कर रहा हूं तो इसकी जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा। तो क्या आप ये कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है। When property, plant और इक्विपमेंट इज सोल्ड, जब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेच दिया जाता है, then provision for depreciation account is debited, asset account is credited, and any gain or loss is recorded into profit and loss account। True or false? बिल्कुल ट्रू है। क्या है? ट्रू है। जब हम किसी असेट को बेचेंगे तो असेट हमारे पास क्या रहती है? डेबिट रहती है ना। जब हम असेट खरीद के लाते हैं तो एंट्री क्या डालते हैं? हम ये डालते हैं ना, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही डालते हो कि नहीं? डालते हो ना। तो हमारे पास जो असेट डेबिट थी तो उसको तो क्रेडिट करना बनता है। ठीक है। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने क्या कर रखा था? क्रेडिट कर रखा था, उसका बैलेंस उसे हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। आपने बेचा है एसेट को तो बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या डालते हो? यही डालते हैं ना, टू असेट, असेट की जो भी वैल्यू है, अब टू पीएनएल। अगर गेन है तो टू पीएनएल और लॉस है तो पीएनएल अकाउंट आपको डेबिट कर देते हो। यही एंट्री डालते हो। ठीक है। While calculating the depreciation as per diminishing balance method, the salvage value of asset at the end of its life is reduced from its cost। false, जब भी आप डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यूज करते हो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हो तो उसमें कभी भी सैल्वेज वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस नहीं करते हो। सैल्वेज वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस नहीं किया जाता, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। Any change in the estimated useful life of an asset should be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with the accounting standards। True। जब भी आप यूजफुल लाइफ असेट की चेंज करते हो तो आप क्या करते हो? उसको रिकॉर्ड करते हो एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इंटेंजिबल असेट इज ए नॉन आइडेंटिफेबल एंड नॉन मॉनिटरी असेट्स। नॉन आइडेंटिफेबल है,
राइट, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कह रहा है। और दूसरा कह रहा है नॉन मॉनेटरी एसेट है, बताओ ट्रू है या फॉल्स। देखो इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो नॉन आइडेंटिफेबल नहीं है। आइडेंटिफाई किया जाए तभी तो हम बोले कि ये गुडविल है, ये पेटेंट है, ये कॉपीराइट है, ये ठेका है, ये फला है। अगर हमें पता ही ना हो कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो कैसे बोलोगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं हम एमसीक्यू पे। ओरिजिनल कॉस्ट है 12,60,000, सेल्वेज वैल्यू नील, यूजफुल लाइफ 6 ईयर, डेप्रिसिएशन बताना है फर्स्ट ईयर का अंडर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। हमने अभी ऊपर लगाया था, बहुत आसानी से यहां भी लगा सकते हैं। 12,60,000 इंटू 6, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। देखो जिनको आता है टोटल करके निकाल लो, 12,60,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6, मुझे पता है इसका टोटल 21 आएगा, करके देख लेना। जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रही हूं। इनको सॉल्व करोगे, 3 2 जा 3 7 जा 7 1 8। ठीक है, 1,80,000 मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 है, कितना आ जाएगा 3,60,000 रुपीज। राइट, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n होता है यूजफुल लाइफ। करके देख लो, 21 आएगा। अगला, ऑब्सोलेंस ऑफ ए डेप्रिसिएबल असेट। भैया जो असेट हमारी ऑब्सोलेट होती है वो किस किस वजह से होती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, बिल्कुल। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड की वजह से, यस। चेंज इन मार्केट डिमांड ऑफ फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यस। लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन, यस। भाई टेक्नोलॉजी बदल गई, आपकी मशीन बेकार हो गई। ठीक है, प्रोडक्शन का मेथड, कोई नया प्रोडक्शन मेथड आ गया बहुत जो ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है आपके लिए, तो भी आपकी वो मशीन बेकार हो गई। ठीक है, मार्केट डिमांड उस प्रोडक्ट या सर्विस की नहीं रही, अरे आज ये पेन बिक रहा है, कल इसकी मार्केट डिमांड खत्म हो जाए तो उसकी क्या कोई वैल्यू है, नहीं है। ठीक है, या गवर्नमेंट ने कहा कि ये प्रोडक्ट भाई बहुत खराब है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो भी वो ऑब्सोलेट हो जाता है। तो ऑल द अबव रीजंस आर करेक्ट। Number of production of similar unit is expected to be obtained from the use of an asset by an enterprise is called as। एक मशीन लाए और मैंने उससे बोला कि आप इससे इस तरह के, मैं एक मशीन लेके आई इस पेन को बनाने के लिए, और मैंने कहा आप इस मशीन से ऐसे 1,00,000 पेन बना सकते हो। मैंने क्या बोला, आप इस मशीन से 1,00,000 पेन बना सकते हो। तो ये उसकी क्या होगी, यूनिट लाइफ, यूजफुल लाइफ या प्रोडक्शन लाइफ। ये उसकी होगी यूजफुल लाइफ। ठीक है भाई, 1,00,000 यूनिट बनाने ही इसकी यूजफुल लाइफ है। अब वो 1,00,000 यूनिट जो मशीन बना रही है, 1,00,000 यूनिट जो उसकी यूजफुल लाइफ है, आप 1 साल में बना लो, आप 6 महीने में बना लो, आप 10 साल में बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो उसकी क्या है, यूजफुल लाइफ है। इफ अ कंसर्न प्रपोज टू डिसकंटिन्यू बिजनेस, एक कंसर्न है जिसने प्रपोज किया वो बिजनेस बंद कर देगी, कब से, मार्च 2018 से, एंड डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ ऑल इट्स प्लांट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, और डिसाइड किया कि अपने जितने भी प्लांट्स वगैरह है उसको 4 महीने में डिस्पोज ऑफ कर देगी। 4 मंथ, विद इन अ 4 मंथ द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 शुड इंडिकेट प्लांट्स एट देयर। तो भाई जो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2018 पे, उसको अपने असेट्स को किस वैल्यू पे शो करना चाहिए, प्लांट को किस वैल्यू पे शो करना चाहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, या कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। देखो अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस बंद करने वाले हो आप आने वाले समय, तो जब भी आप वैल्यू शो करते हो उसको किस पे करते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो ये ऑप्शन सही है। इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, क्या हो रहा है, असेट की वैल्यू को डाउनवर्ड रिवैल्यू करो, विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो भी पहली बार रिवैल्यू करो, आपने पहली बार डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, तो अकाउंट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, मैंने अभी ऊपर ट्रू एंड फॉल्स में अच्छे से समझाया था, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हो और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करते हो। अगला, पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ टेंजिबल असेट येट टू बी एलोकेटेड। भैया जो टेंजिबल असेट आपने एक्वायर की थी उसकी जो वैल्यू अभी भी आपको एलोकेट करनी है उसको हम क्या कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू
उसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक 10 लाख के एसेट्स लेके आए थे, उस पे 4 लाख का डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हो, वैल्यू कितनी बची 6 लाख। ये जो वैल्यू बची 6 लाख, इसको आप क्या बोलोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये अभी भी क्या करना है, येट टू एलोकेट, इसको अभी भी एलोकेट करना है। ठीक है, चलो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना, बुक वैल्यू असेट की कम करना, या कॉस्ट ऑफ असेट को एलोकेट करना। तो भाई मेन रीजन जो है वो होता है एलोकेट करना कॉस्ट ऑफ असेट को। ठीक है, चलिए आगे। ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की 25,20,000, सेल्वेज वैल्यू है 1,20,000, यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स। आपको एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये तो बहुत आसान है। 25,20,000 है, इसमें से 1,20,000 माइनस कर दो और डिवाइड कर दो 6 से, तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 24 लाख। और 24 लाख को जब डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा ना 4 टाइम्स, 4 लाख। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट है 20 लाख। 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद उसकी बुक वैल्यू बची 10 लाख। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन परसेंटेज क्या है डेप्रिसिएशन का, ये बताना है। स्ट्रेट लाइन परसेंटेज क्या है डेप्रिसिएशन का, तो भाई जी तो डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, अगर मैं पूछूं 20 लाख था। ठीक है, अब बुक वैल्यू बची 10 लाख की, तो डेप्रिसिएशन कितने का लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया 10 लाख रुपए का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में बल रहा है लग रहा है ना, तो एवरी ईयर का क्या हो गया, ईच ईयर का अगर मैं पूछूं डेप्रिसिएशन तो कैसे निकालोगे, इसी को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा 5 लाख। यानी एक साल का डेप्रिसिएशन 5 लाख है, एक साल का डेप्रिसिएशन 5 लाख है। कौन सी एसेट की वैल्यू क्या है 20 लाख है, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 25%। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको कॉस्ट ऑफ मशीन 20 लाख दे रखी है और ये कह रहा है 2 साल बाद वैल्यू 10 लाख की बची, यानी कि 10 लाख का डेप्रिसिएशन आपने कितने साल में लगाया, 2 साल में। तो एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख, और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल क्या लगता है डेप्रिसिएशन इक्वल लगता है, तो बहुत इजीली आपने निकाल लिया एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 5 लाख। 5 लाख को आप कॉस्ट ऑफ असेट से डिवाइड कर दोगे तो आपको परसेंटेज निकल आएगा। अगला, एक मशीनरी थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख, नील उसकी सेल्वेज वैल्यू थी। 1 अप्रैल 2019 को आपने उसे एक्वायर किया था, जिसकी यूजफुल लाइफ थी 4 इयर्स। आप उसको डेप्रिसिएट कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड से। आपने डिसाइड किया कि आप मशीनरी को सेल करोगे 1 अक्टूबर 2022 को 1,20,000 रुपए में। अब आपको ये बताना है कि कितना गेन या लॉस होगा आपको मशीनरी में सेल करने। ठीक है, यही बताना है ना। तो एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो आप कहोगे डेप्रिसिएशन 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी 4 साल के लिए, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन तो हो गया 2.5 लाख रुपए, राइट। तो अब आपने कब तक का डेप्रिसिएशन लगा लिया है, आपने 1 अप्रैल 19 को खरीदी थी ना, तो आपने एक डेप्रिसिएशन लगाया 31 मार्च 20 को, ठीक है 2.5 लाख का, राइट। एक आपने लगाया 31 मार्च 21 को 2.5 लाख का, ठीक। एक आप लगाओगे 31 मार्च 22 को 2.5 लाख का। अब ये कहते हैं डेप्रिसिएशन कब तक लगाना है, जब तक असेट आपके पास थी, तो मार्च तक का तो लग गया। अब आपको लगाना है 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का, अक्टूबर का तो 10वां महीना 22, ये आपको लगाना है अप्रैल से अक्टूबर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने का 6 महीने का। तो अगर भाई पूरे साल का 2.5 लाख है तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा 1,25,000। टोटल करो कितना आएगा, ये 750 प्लस 1 850, और ये आ जाएगा 8,75,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैं आपसे कहूँ ये WDV कितनी है,
तो 10 लाख की तो एसेट थी, ठीक है, 10 लाख की एसेट थी, उस पे 8,75,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की बची? 1,25,000 की। ये एसेट की WDV है। मतलब जिस एसेट की वैल्यू 1,25,000 है, उस एसेट को 1,20,000 में बेचा गया, तो क्या हुआ? आपको लॉस हुआ। कितने का हुआ? 5,000 का। ये WDV थी, ठीक है। अब आपका सेल प्राइस माइनस WDV कर लो, आ जाएगा। सेल प्राइस है 1,20,000, WDV है 1,25,000। क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि क्या है? लॉस है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग एसेट डज नॉट डेप्रिसिएट? इसमें से कौन सी एसेट को आप डेप्रिसिएट नहीं करते? मशीनरी एंड इक्विपमेंट को, पेटेंट को, या लैंड को? भैया ये तो सोते में भी पूछोगे तो बता देंगे। किसको? लैंड को। 12, एक कंपनी परचेज मशीनरी अप्रैल 1 2017। एक कंपनी थी जिसने मशीनरी परचेज करी थी 1 अप्रैल 2017 को। कितने की? फॉर 15 लाख। इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीनरी विल हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि मशीनरी की यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 5 ईयर्स होगी, और कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं होगी। आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया होगा ड्यूरिंग 21-22 ये बताना है। बहुत 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 ही बकवास सवाल है, क्योंकि इसका आंसर होगा 3 लाख। इसका आंसर होगा 3 लाख। क्यों भाई? 17 में खरीदी थी 15 लाख की, है ना, राइट। सेल्वेज वैल्यू इसकी 0 है। यूजफुल लाइफ 5 बता रहे हो। जो मेथड यूज किया है वो क्या कर रखा है? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रखा है ना। अब भाई आप कहोगे आपको कैसे पता चला मैम स्ट्रेट लाइन मेथड है? भाई आपको परसेंटेज दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, तो आप क्या मानोगे? आप सिंपली ये मानोगे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से तो डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना यूज किया है। इफ इक्विपमेंट अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 20,50,000, accumulated depreciation अकाउंट बैलेंस 14 लाख, तो बुक वैल्यू कितनी होगी? ये तो बहुत ही सीधा सवाल है। असेट की कॉस्ट थी 22,50,000 रुपए, 14 लाख का अभी तक आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो वैल्यू कितनी बची? 8,50,000 रुपीज। क्या करोगे? असेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। चलो 14, ए प्लांट विथ ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख वाज रीवैल्यूड आफ्टर 2 इयर्स। एक प्लांट था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख थी, उसको रीवैल्यू किया गया 2 साल बाद, रिजल्टिंग इन क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस में 4 लाख रुपए आ गए, ठीक है। टूवर्ड्स द ईयर एंड ऑफ 1920 ड्यू टू कोविड-19 प्लांट वैल्यू हैड गॉन डाउन बाय 5 लाख। कोविड की वजह से 1920 में क्या हुआ? 1920 में क्या हुआ? असेट की जो वैल्यू थी डिक्रीज हो गई 5 लाख से। कितने से डिक्रीज हो गई? 5 लाख से। ये लिखा ना, गोन डाउन मतलब गोन डाउन बाय, मतलब इतने से वैल्यू गिर गई, यानी 5 लाख से वैल्यू गिर गई। अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रिवैल्यू द सेम, इसलिए मैनेजमेंट ने रिवैल्यू किया। व्हाट्स द इंपैक्ट ऑफ दिस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? देखो हमने पहले ही पढ़ा था, पहली बार फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज हुई, कहां गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। कितना गया? 4 लाख गया, ठीक है। सेकंड, जब रिवैल्यूएशन हुआ तो वैल्यू डिक्रीज हुई। वैल्यू डिक्रीज हुई कितने से हुई? 5 लाख से। तो इस 5 लाख में जो वैल्यू डिक्रीज हुई, तो ये जो 4 लाख है वो हम कहां से यूज कर लेंगे? ये 4 लाख हम यूज कर लेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस से, और ये जो 1 लाख बचेगा इसको हम कहां डाल देंगे? इस 1 लाख को हम डाल देंगे पीएनएल अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल असेट विल नॉट एक्सीड। भैया इंटेंजिबल असेट के बारे में प्रिजम्पशन माना जाता है कि जो यूजफुल लाइफ होगी वो 10 ईयर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं कर जाएगी। ये एस्टिमेशन है, प्रिजम्पशन है, आप कम या ज्यादा ले सकते हो, लेकिन आपके पास साइंटिफिकली एविडेंस होने चाहिए, राइट। चलिए, एक कंपनी डेवलप टेक्नोलॉजी टू एनहेंस अ बैटरी लाइफ ऑफ अ मोबाइल फोन्स। एक कंपनी ने टेक्नोलॉजी बनाई जिसकी वजह से मोबाइल फोन्स की बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी।
कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो आया था इंटेंजिबल एसेट का वो 5 लाख था। द कंपनी एस्टिमेटेड द लाइफ ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी 3 years। कंपनी ने माना ये जो टेक्नोलॉजी है वो 3 साल चलेगी। कंपनी ने फोरकास्ट किया कि पहले साल में फर्स्ट ईयर में आपकी सेल होगी 50%, सेकेंड में आपकी जो सेल होगी वो होगी 35%, और थर्ड ईयर में जो आपकी सेल होगी वो होगी 15%। तो व्हाट शुड बी द अमोर्टाइजेशन, तो आपका अमोर्टाइजेशन चार्ज कितना होगा थर्ड ईयर में ये बताना है। तो ये बेसिकली आपको क्या दिया है, कंजम्पशन पैटर्न दिया है। क्या दिया है, कंजम्पशन पैटर्न दिया है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको थर्ड ईयर का पूछा है, 5 लाख है, 5 लाख का 15% निकाल दो, 5 लाख का 15% निकालोगे 75,000 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 75,000। एंड इंटेंजिबल असेट इज एन असेट, इंटेंजिबल असेट एक एसेट है विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, हाँ उसी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जनरेटेड इंटरनली बाय बिजनेस, यस जनरली क्या कहते हैं इंटरनली जनरेटेड होता है बिजनेस में। एंड कैन नॉट बी सोल्ड, भैया कैन नॉट बी सोल्ड ये तो गलत है, बेचा जा सकता है। जनरेट होता है इंटरनली, हाँ इंटरनली जनरेट होता है, लेकिन हम इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो हम बुक में जब रिकॉर्ड ही नहीं करते तो हमारे बुक में इंटेंजिबल एसेट आएगा ही नहीं। तो क्या मानेंगे, इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो 17 का आंसर ए राइट है। तो इसमें बहुत सारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज थे और अच्छे थे, हमने सबको विथ एक्सप्लेनेशन समझ लिया। 41 मिनट्स लग गए ये सारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने और समझाने में। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।